Hello everyone, this is Mohit Thakur, advocate from the Merit Law Group, and in today's video we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है. सो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 77 में पढ़ा चुका हूँ. आज से हमें नेक्स्ट चंक स्टार्ट करना है जो कि प्रिजम्पशंस का पार्ट है, जो कि है सेक्शन 78 टू सेक्शन 93. ठीक है. फ्रॉम सेक्शन 78 टू सेक्शन 93 हमें पढ़ने हैं, जो कि है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. जो दस्तावेजों के प्रति प्रिजम्पशंस उठाते हैं तो वो वाले कौन से दस्तावेज होंगे जिनके प्रति कोर्ट में प्रिज्यूम किया शेल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन उठाएगा. ठीक है. तो शेल प्रिज्यूम की अगर हमारे लेजिस्लेचर ने शेल प्रिज्यूम दिया हुआ है तो मान के चलिएगा कि वो मैंडेटरी कोर्ट को माननी पड़ेगी. अगर मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि एज प्रूव्ड मान भी सकती है और एज नॉट प्रूव्ड नहीं भी मान सकती. ठीक है. सो हम विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड पढ़ना चालू करते हैं फ्रॉम सेक्शन 78 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज. अब प्रिजम्पशन मतलब यकीन किया जाएगा किस पर, जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज की. जो सर्टिफाइड कॉपी जो हमने कल पढ़ा था कि सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है कि ट्रू रिकॉर्ड होता है कॉपी का, और एक ऑफिसर जो ट्रू रिकॉर्ड मतलब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी रखता है वो सर्टिफाइड कॉपी देता है. वो एक नकल निकाल के देता है, उस पर मेंशन कर देता है अपना नाम, अपनी रैंक, अपना टाइटल. ठीक है. और उस डिपार्टमेंट की मोहर और एक व्यक्ति को जो जिसकी राइट थी एक डॉक्यूमेंट को लेने की उसको दे देता है. तो वो होती है हमारी सर्टिफाइड कॉपी. तो अब सेक्शन 78 में यही कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ की. क्या यकीन, क्या प्रिजम्पशंस मतलब क्या प्रिजम्पशंस रेज की जाएगी कोर्ट के द्वारा कि जो सर्टिफाइड कॉपीज है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है. तो हम सेक्शन 78 की बॉडी में पढ़ते हैं. अब देखिए सब सेक्शन 1, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. तो कोर्ट शैल है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम मतलब मान कर ही चलेगा, मैंडेटरी है कोर्ट को मानना. क्या, टू बी जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट. कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेगा हर एक दस्तावेज को जेन्युइन प्रिज्यूम कर लेगा जो भी परपोर्टिंग लगता है कि ये सर्टिफिकेट वाला मतलब सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट है, मतलब सर्टिफाइड कॉपी. अब देखिए सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट, तो या तो सिंपल सर्टिफिकेट है, एक दस्तावेज मतलब एक दस्तावेज है और उस पर सर्टिफिकेट बनाया हुआ है कि ये जेन्युइन है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम मानना ही पड़ेगा कोर्ट को. ठीक है. सर्टिफाइड कॉपी की एक दस्तावेज जो कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सर्टिफाइड कॉपी है. ठीक है. तो वो भी मानना ही पड़ेगा. ठीक है. और अदर डॉक्यूमेंट या जो कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कोई और अन्य दस्तावेज है तो उसकी जेन्युइननेस भी कोर्ट को माननी ही पड़ेगी. अब देखिए विच इज़ बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट. और ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड कॉपी और ये अदर डॉक्यूमेंट कानून की तरफ से, कानून ने क्या बोला हुआ है, विच इज़ बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस. जो कानून ने डिक्लेयर कर रखा, घोषित कर रखा है कि ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफाइड कॉपी और ये अदर डॉक्यूमेंट किसकी तरह गवाही के रूप में दिए जा सकते हैं. ठीक है. ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट. और किस चीज़ की गवाही में, किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चिंत जो कि पता है कि कौन सा तथ्य है, उस तथ्य की गवाही के लिए मतलब सबूत के तौर पर ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं. ठीक है. अब पढ़ेंगे हम एंड विच परपोज टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में एक व्यक्ति गवाही के रूप में देगा और क्या प्रूव करने के लिए देगा, क्या साबित करने के लिए देगा, पर्टिकुलर फैक्ट, एक निश्चित तथ्य. ठीक है. और उसको उस डॉक्यूमेंट को, उस सर्टिफाइड कॉपी को और उस अदर डॉक्यूमेंट को ड्यूली सर्टिफाइड कर रखा है बाय एनी ऑफिस, किसी अधिकारी ने. और वो अधिकारी कहाँ का है, किस में कार्यरत है, या तो केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो वो ड्यूली साइंड, वो एक ड्यूली सर्टिफिकेट देगा, मतलब वो ऑब्वियसली उसके उस डॉक्यूमेंट के फुट पर लिख के दे देगा, यस दिस इज सर्टिफाइड कॉपीज एंड आई एम गिविंग इट अंडर माय हैंड. तो वो सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी. और यही नहीं, नाम भी उस पर लिख देगा उसके फुट पर, उस डॉक्यूमेंट के, सर्टिफाइड कॉपी के, और उस पर एक मोहर मार देगा और अपना टाइटल लिख देगा और वो सर्टिफाइड कॉपी होगी. तो उसकी कोर्ट को शैल प्रिज्यूम की, यहाँ पे मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम शैल प्रिज्यूम को हम यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं. ठीक है. और शैल को तो आप बेशक गोला लगा लीजिए. ठीक है. और प्रिज्यूम को भी आप गोला लगा लीजिए. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो. वो क्या बताता है,
प्रोवाइडेड सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म, तो बताया गया जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है एक सबूत के रूप में कि वो एक सर्टिफाइड कॉपी है या डॉक्यूमेंट है या फिर अदर डॉक्यूमेंट है जो कि साइन किया गया है एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी द्वारा, तो वही बता रहा है प्रोवाइडेड सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म, कि वो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है वो सब्सटेंशियली एक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बहुत हद तक एक फॉर्म में होना चाहिए। वो फॉर्म कौन सी, जो वो उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल है, तो मतलब उस ओरिजिनल की बहुत हद तक फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए एंड परपोज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ, और वो सर्टिफाइड कॉपी है सॉरी, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूटेड भी कौन से फॉर्म में होना चाहिए, एंड परपोज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ, और जो डॉक्यूमेंट है जिसको कि जो कि सब्सटेंशियली मैच करेगा एक डॉक्यूमेंट से एक सर्टिफाइड कॉपी से अदर डॉक्यूमेंट से, तो सब्सटेंशियली फॉर्म में होना चाहिए। और एंड परपोज टू बी एग्जीक्यूटेड, और वो जो सब्सटेंशियली डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में होना चाहिए वो एग्जीक्यूटेड भी एक ऐसे तरीके से होना चाहिए डायरेक्टेड बाय लॉ जो कि कानून ने निर्देशित किए हुए हैं इन दैट बिहाफ उसके बिहाफ में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 78 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम, तो कोर्ट मान के चलेगी दोबारा भी क्या, शैल ऑल्सो प्रिज्यूम, मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है क्या, डेट एनी ऑफिसर बाय होम एनी सच डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी साइंड और सर्टिफाइड, कि कोई वो अधिकारी जिसने एक डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज एक सर्टिफाइड कॉपी या अदर डॉक्यूमेंट क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं या फिर सर्टिफाइड किए हैं, और वो अधिकारी कौन सा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। हेल्ड, तो उस अधिकारी ने हेल्ड कर रखा था, क्या हेल्ड कर रखा था, व्हेन ही साइंड इट, उस अधिकारी ने हेल्ड कर रखा था अपने कार्यालय जब उसने वह डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षर किया था। द ऑफिशियल कैरेक्टर विच ही क्लेम्स इन सच, द ऑफिशियल कैरेक्टर इन विच ही क्लेम्स सच, द ऑफिशियल कैरेक्टर विच ही क्लेम्स इन सच पेपर, जो ऑफिशियल कैरेक्टर है जो क्लेम करता है उस पेपर में उसने वो कैरेक्टर हेल्ड कर रखा था, ठीक है, वो कैरेक्टर हेल्ड किया हुआ था उस सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 79 का सबसेक्शन 2 जो कि क्या बताता है, सीधा सीधा क्या बताता है, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, शैल ऑल्सो प्रिज्यूम को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, शैल ऑल्सो प्रिज्यूम, ठीक है, और साइंड और सर्टिफाइड को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और ऑफिशियल कैरेक्टर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वो अधिकारी जो एक डॉक्यूमेंट को या फिर एक सर्टिफाइड कॉपी को या अदर डॉक्यूमेंट को साइंड या फिर साइंड और सर्टिफाइड करके देता है कि ये जेन्युइन है, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि उस अधिकारी ने वो कैरेक्टर हेल्ड कर रखा था जिस कैरेक्टर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसी के तहत सेक्शन 78 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पूरा अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 79 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा। अब क्या प्रिजम्पशंस दी जाएगी कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया था और वो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया है, जो दस्तावेज प्रोड्यूस किया गया है, वो कभी एक गवाही में दस्तावेज दिया गया था, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी अन्य चीज़ें हैं, देखिए सेक्शन 79 की बॉडी हम पढ़ते हैं, पर आप इससे पहले जो सेक्शन 79 के इंडेक्स में जो एविडेंस है ना, एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि एक प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एक पहले किसी गवाही में कोई कागजात दिए जा चुके थे दूसरे केस में, तो उस दूसरे केस की जो शायद डिस्पोज ऑफ भी हो गया या खत्म हो गया, चल रहा है, तब भी कोई बात नहीं है, वो अब यूज़ हो रहा है प्रेजेंट केस में, जिसमें एक दस्तावेज दिया जा रहा है वो गवाही का, और उसकी प्रिजम्पशंस अब रेज करेगा कोर्ट। देखिए अब सेक्शन 79 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ जो कि बताती है व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, जब कभी भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है किसी भी कोर्ट के समक्ष, परपोर्टिंग टू बी अ रिकॉर्ड, और वो दस्तावेज क्या है, वो एक रिकॉर्ड है, और मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस, या फिर वो एक गवाही का मेमोरेंडम है, ठीक है, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, या फिर वो किसी व्यक्ति के किसी एविडेंस उसने गवाही दी होगी, उसकी गवाही का कुछ छोटा सा भाग है। अब देखिए गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और वो एक गवाह ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, अपनी गवाही दी है, और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो डॉक्यूमेंट दिया है। अब देखिए और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या फिर एक ऐसे
अन्य अधिकारी के सामने दिया है, जो कि क्या है, ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा ऑथराइज्ड है कि वो क्या कर सकता है, वो ऐसे एविडेंस ले सकता है। और देखिए, और टू बी अ स्टेटमेंट, या फिर वो कोई कथन है, और कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर, या फिर कोई जो प्रिजनर है, हवालाती है, उसकी कन्फेशन है, मतलब उसका कबूलनामा है, और अक्यूज पर्सन, या फिर वो अक्यूज पर्सन एक दोषी है, ठीक है, वो उसका कबूलनामा है। और देखिए, टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसकी भी जो ये स्टेटमेंट है या कन्फेशन है वो भी कानून के तरीके से ली गई है। एंड परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय एनी जज और मैजिस्ट्रेट, जब एविडेंस ले लिया जाता है तो जब समअप होता है, जब कोर्ट समअप करता है, तो भाई कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड फाइल होती है तो उसमें किस दिनों में गवाही हुई, किस दिनों में क्या हुआ, तो कोर्ट सबको भाई देखता है और उस पर साइन करता है। तो ऑब्वियसली एक फाइल में अगर एविडेंस लिए गए, केस में एविडेंस लिया गया है, तो जितने एविडेंस लिए गए हैं उनकी कॉपीज के नीचे जज सब साइन कर देंगे। अब देखिए, और बाय एनी सच ऑफिसर एज ओवरसेड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम डेट, या फिर उसको उस गवाही को जो कभी पहले ली गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, एक व्यक्ति की कोई स्टेटमेंट दिया, उसकी कन्फेशन थी, एक प्रिजनर की या अक्यूज की, तो उसकी गवाही को जज और मैजिस्ट्रेट ने साइन कर रखा था पहले वाली को, ठीक है। और बाय एनी सच ऑफिसर एज ओवरसेड, या कोई और अन्य अधिकारी है जो कोर्ट इस बारे में बता देगा, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम डेट। एज ओवरसेड का मतलब है जो कानून ने बता रखा है कि इन गवाही को इन स्टेटमेंट और कन्फेशन को अकॉर्डेंस विद लॉ के तहत कौन लेगा, तो उसके तहत साइन की हुई है एक एनी अदर ऑफिसर ने एज ओवरसेड, ठीक है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम डेट, तो कोर्ट क्या शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी प्रिज्यूम कर यकीन करके चलेगा क्या, सब एड 1 दैट डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। सब एड 2 एनी स्टेटमेंट्स एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन, तो कोई भी कथन, और वो कथन किन हालातों में लिया गया था, परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट आर ट्रू, और जो ये कथन एक हालात में लिया गया था, और जब एक व्यक्ति ये हालात में कथन दे रहा था तो उसने उसको साइन किया था, तो ये अब ट्रू है, सच्चा है। अब सब 3 सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, कि ये गवाही थी, जो ये गवाही ली गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, है कि ऐसे अधिकारी के आगे जो ऑथराइज बाय लॉ है कि वो गवाही ले सकता है, मतलब उसका अपने सामने गवाही करवा सकता है, ठीक है, टेस्टिमनी दुआ सकता है। स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, और कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, शैल प्रिज्यूम कर लेगा, मतलब मैंडेटरी प्रिजम्पशन रेज करेगा क्या, कि ऐसा एविडेंस, ऐसी स्टेटमेंट और ऐसा कन्फेशन ड्यूली टेकन था, मतलब जज के सामने या फिर ऐसे व्यक्ति के सामने लिया गया था जो कि ऑथराइज बाय लॉ है इन्हें लेने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 79 की पूरी एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पढ़ाई। अब इसमें मेन फंडा क्या है, सेक्शन 79 का मेन आपको बस ये समझना है कि भाई आपको क्या समझना है, आपको बस यह समझना है सेक्शन 79 में कि प्रेजेंट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वो प्रोसीडिंग सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है, ठीक है। अब उस प्रेजेंट प्रोसीडिंग में एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है कोर्ट में, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कभी पहले किसी केस में जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो डॉक्यूमेंट दिया गया था, मतलब उसकी वो डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट जो अब प्रेजेंट कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कभी पहले किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी और उसमें एक व्यक्ति ने गवाही दी थी और वो डॉक्यूमेंट बन गया था, ठीक है। एक प्रिजनर ने या फिर एक अक्यूज ने कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन दी थी तो वो डॉक्यूमेंट बन गया था, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट को जज और मजिस्ट्रेट ने उस वाली प्रोसीडिंग में साइन कर दिया था, या फिर एक ऐसे व्यक्ति ने साइन कर दिया था जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है साइन करने के लिए, ठीक है। तो अब प्रेजेंट केस में जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, हमारी सब्सिक्वेंट जो हमारी प्रीवियस प्रोसीडिंग का, फॉर्मर प्रोसीडिंग का जो अब खत्म हो चुकी है या फिर चल भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो प्रेजेंट केस में तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन देगा और उसको मैंडेटरी मानकर ही चलेगा कि ये जेन्युइन है, ये दस्तावेज जो मेरे सामने अब पेश हुआ है किसी प्रीवियस केस का, एक व्यक्ति ने उस केस में कोई गवाही दी थी, अब वो व्यक्ति इस केस में कोई गवाही दे रहा है तो उसकी कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबरेशन के लिए वो पिछले केस का कागज प्रेजेंट केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 79 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको अच्छे तरह से बताया। इससे बाहर इस प्रोविजन का कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये मेंस में आ जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो आप इतने 79 पढ़िए, तो मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ वाटर की। ठीक है, तो अब हमारा सेक्शन 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन
80 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि प्रिजम्पशंस की बात ही बताता है। क्या बताता है? और वो प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, तो प्रिजम्पशन कोर्ट यकीन कर मानेगा। क्या यकीन कर लेगा भाई? कोई गैजेट्स मतलब ओरिजिनल है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, कोई अखबार की प्रिजम्पशंस मान लेगा, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, या कोई और अन्य दस्तावेज है उसकी प्रिजम्पशंस मान लेगा। अब कौन सी प्रिजम्पशन है? सेक्शन 80 में भी शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है, ठीक है, और सेक्शन 79 में भी शैल प्रिज्यूम की हमारी प्रिजम्पशन थी, और सेक्शन 80 में भी शैल प्रिज्यूम की ही प्रिजम्पशन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 80 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बॉडी, जो कि बताती है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। तो कोर्ट जो अदालत है वो प्रिज्यूम कर लेगी, मतलब यकीन कर लेगी, शैल और मैंडेटरी, मतलब यकीन करना ही पड़ेगा। क्या? द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक दस्तावेज की जेन्युइननेस कोर्ट को प्रिज्यूम करनी पड़ेगी, मतलब शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी माननी ही पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, और वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? परपोर्टिंग टू बी द ऑफिशियल गैजेट, और वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज ऑफिशियल गैजेट है, ठीक है। जो हमारी सरकार, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो ऑफिशियल गैजेट निकलवाती है अपना रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, बाई लॉज का, ठीक है, तो उसका स्टैट्यूट का, तो वो क्या है? वो शैल प्रिज्यूम की जेन्युइननेस की कोर्ट को प्रिजम्पशन माननी पड़ेगी। और आगे देखिए, ओ टू बी अ न्यूज़पेपर ऑफ जर्नल, या कोई अखबार है या कोई जर्नल है, न्यूज़पेपर और जर्नल, अखबार है या फिर कोई जर्नल है। जर्नल क्या होता है? जर्नल मतलब एक बुकलेट टाइप में एक किताब आती है, उसमें मतलब बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर राइटर का ही वो जर्नल होता है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वो जर्नल होता है। जैसे अगर जर्नल आया कि बॉलीवुड स्टार्स या बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर के ऊपर, तो वो जर्नल में आएगा। अब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिखा हो या बहुत सारे ने मिलकर टीम ने लिखा हो, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन कोर्ट अखबार जो दस्तावेज है और जो जर्नल दस्तावेज है उसकी भी जेन्युइननेस शैल प्रिज्यूम करके चलेगा। अब देखिए आगे, एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, या कोई और ऐसा दस्तावेज है जो कि कानून ने बता रखा है कि इस दस्तावेज को तो एक व्यक्ति रखेगा, और वो व्यक्ति कौन होगा? इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ, और वो व्यक्ति जिसको कानून ने बोल रखा है कि इस व्यक्ति के पास ये दस्तावेज रखे जाएंगे, तो अब उसी व्यक्ति के पास से वो दस्तावेज रखे हैं और कोई उसकी कस्टडी में से उसको लेके आता, तो कोर्ट क्या मान लेगा? टू इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ, या तो कुछ हद तक ऐसी फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं किसी के पास या फिर कहीं पर भी, जो कि बहुत हद तक जो कानून कहता है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, और वो दस्तावेज जो कानून ने बता रखा कि एक व्यक्ति के पास रखे जाने चाहिए और उसके कस्टडी से, उसकी हिरासत से वो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कोर्ट उनकी जेन्युइननेस को शैल प्रिज्यूम की, मतलब मैंडेटरी प्रिजम्पशन की, यकीन की क्या देगा? यकीन कर लेगा, ठीक है, उनके ऊपर। या कोई ऐसा दस्तावेज है जो कि सब्सटेंशियली, अब सब्सटेंशियली का मतलब यह होता है भाई कुछ हद तक, कि मतलब कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक, मतलब 100% बोला जाता है कि एक दस्तावेज हमेशा डीसी ऑफिस में रखा जाएगा, ठीक है। पर अब क्या होता है, डीसी ऑफिस क्या करता है? डीसी कहता है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो मेरे रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा, जो कि मिनी सेक्रेटरीट में डीसी बैठता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है, ठीक है, डीएम बैठता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं पर रिकॉर्ड रूम में यह दस्तावेज रखा जाएगा, तो सब्सटेंशियली भाई उस हद तक रखा तो गया है ना, तो उसको भी प्रॉपर कस्टडी से अगर प्रूव कर देता है एक व्यक्ति की ये प्रॉपर कस्टडी से दस्तावेज आए, तो कोर्ट उसकी शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और ये डॉक्यूमेंट एक नंबर का ओके है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अलाउड नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सेक्शन 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन, जो कि मैंने आपको पढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, तो बताया गया है इस प्रावधान सेक्शन 80 के प्रावधान के तहत एंड सेक्शन 92 और सेक्शन 92 के प्रावधान के तहत डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी, तो दस्तावेज बताया जाता है कि दस्तावेज कहा जाता है कि दस्तावेज एक प्रॉपर हिरासत में था, मतलब एक प्रॉपर जगह पर था। इफ इट इज इन द प्लेस इन विच, अगर कि वो उसी जगह पर है जिस जगह पर, एंड लुक्ड आफ्टर बाय द पर्सन विद होम सच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, और उस जगह पर है और उस जगह पर है एक डॉक्यूमेंट और उस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति उसकी डॉक्यूमेंट की देखभाल कर रहा है जो कि इसके बारे में कानून ने बताया हुआ था, ठीक है। अब देखिए
बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर, पर कोई भी कस्टडी हिरासत डॉक्यूमेंट की इम्प्रॉपर मतलब गलत नहीं है इफ इट इज प्रूव टू हैव हैड द लेजिटिमेट ओरिजिन, अगर उस इम्प्रॉपर कस्टडी के दस्तावेज का भी एक लेजिटिमेट ओरिजिन हम साबित कर देते हैं, मतलब इसका ओरिजिन है जो इसका जो स्थापना है, इसका जो प्रकृति है वो लेजिटिमेट है, मतलब जायज़ थी, तो वो भी क्या नहीं होगा, वो कस्टडी भी क्या नहीं होगी, वो कस्टडी भी इम्प्रॉपर नहीं कहलाई जाएगी। आगे देखिए, और इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केसेस, इफ द circumstances of the particular case are such as to render that origin probable, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, उस दस्तावेज को साबित भी नहीं किया जा रहा कि उसकी कस्टडी प्रॉपर थी, उसका लेजिटिमेट ओरिजिन था, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, अगर एक व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता कि एक दस्तावेज एक ऐसी कस्टडी से लाया गया था कि वो तो जिसके पास उस पेपर को होना चाहिए था उसकी कस्टडी से लाया गया, तो उसके ऊपर सेल्फ प्रिज्यूम, या फिर एक व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है कि इसका लेजिटिमेट ओरिजिन था, तो वो व्यक्ति क्या सर्कमस्टांसेस साबित कर देगा कि भाई ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में से लाया गया है पर्टिकुलर केस में, हर एक मुकदमे में, एज टू रेंडर दैट ओरिजिनल प्रोबेबल, कि भाई हाँ जो इसकी कस्टडी थी वो प्रोबेबल थी, मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी थी कि ये सेफ कस्टडी से में से ही ये दस्तावेज लाया गया, ठीक है। अन्यथा वो साबित नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें, तो उस डॉक्यूमेंट को शैल प्रिज्यूम तो क्या उसको कोर्ट उठाकर फेंक देगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 80 का जो मैंने बॉडी पढ़ी और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सॉरी, तो हम इसमें 2-3 चीज़ें अंडरलाइन कर लेते थे, तो कौन सी चीज़ें हम अंडरलाइन करेंगे, हमने सेक्शन 80 के जो मेन एलिमेंट है, मेन पैरा है, उसमें तो शैल प्रिज्यूम अंडरलाइन कर लिया, उसमें सेक्शन 80 के मेन पैरा में सब्सटेंशियली को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, एक्सप्लेनेशन में आप प्रॉपर कस्टडी को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और आप लेजिटिमेट ओरिजिन को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और आप ओरिजिन प्रोबेबल को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको सेक्शन 80 और आपको दोनों को हमें समझ में आ गया, और हमने अच्छे से हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 80 भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे सेक्शन आएंगे तो ये बस समझने के और रीड करने के, इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं प्री में कभी कभी, ठीक है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं भगवान की दया से पढ़ा पा रहा हूँ, इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं, पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब, मतलब कोल्ड हुआ पड़ा है और कोल्ड हुआ भी नहीं पड़ा है, मतलब मैंने दवाई भी ले ली थी कोल्ड की कि नाक से पानी ना बहे, अब नाक से पानी तो नहीं आ रहा, पर जो अंदर से कमज़ोरी आती है कोल्ड में वो मेरे को हुई पड़ी है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, अपनी एक्सट्रीम में पावर नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आज एक्सक्यूज़ करना, और आज सैटरडे है तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के बाद हर संडे को मैं ब्रेक लिया करूँगा, मतलब मैं रिलैक्स लिया करूँगा और मैं वीडियो नहीं बनाया करूँगा, ठीक है। तो मैं मंडे टू सैटरडे ही आपको पढ़ाया करूँगा, संडे को तो भाई मेरे को भी रेस्ट चाहिए, ठीक है। चलो ये बात हुई अब सारी, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताती है प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। अब प्रिजम्पशंस एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार गैजेट्स निकालती है और वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से निकालती है, तो उस पर भी प्रिजम्पशंस रेज हो जाएगी। अब देखिए सेक्शन 81 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो कोर्ट यकीनन मान लेगा, मैंडेटरी उसको मानना ही पड़ेगा, क्या, द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, की जेन्युइन है हर एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। हर एक मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनरेट किया गया है, उस पर स्टोर किया गया है। आप देखिए परपोर्टिंग टू बी द ऑफिशियल गैजेट, और वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड कौन सा है, वो परपोर्ट कर रहा है कि वो एक ऑफिशियल गैजेट है, मतलब हमारे ऑफिशियल गैजेट भाई फिजिकल कॉपी भी निकलती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी निकलती है, ठीक है। अब देखिए, और परपोर्टिंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, या फिर वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है जो कि निर्देशित किया हुआ है कानून ने कि उस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एक व्यक्ति रखेगा, ठीक है। आप देखिए, इफ सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर तो वह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सब्सटेंशियली कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक भी उस तरह उस व्यक्ति द्वारा रखा जाता है जिसको कानून ने बता रखा है कि आप इस रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को रखोगे, तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन दे देगा, ठीक है। एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, और वो ऑफिशियल गैजेट
का जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है वो प्रॉपर कस्टडी में से, मतलब एक अच्छी हिरासत में से प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, तभी कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन देगा, अन्यथा तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। इसमें से ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको ऑफिशियल गैजेट पता होना चाहिए कि भाई आजकल हमारी फिजिकल कॉपीज कम निकलती है ऑफिशियल गैजेट्स की, वो बस पार्लियामेंट में रोटेट होती रहती है। ठीक है, लेकिन हमारी अब जो हमें आम पब्लिक को देखने की मिलती है, एक एक्ट की, एक स्टैट्यूट की, एक बायलॉ की, रूल्स और रेगुलेशन की कोई कॉपीज़ ऑफिशियल गैजेट, तो हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलती है कि ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में ही रिकॉर्ड के रूप में एक ऑफिशियल गैजेट छोड़ दिया जाता है, मतलब पूरे भारतवर्ष में, और कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो वो क्या है, और कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो उसको ऑफिशियल गैजेट वो पढ़कर कोर्ट में देगा, तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम मान लेगी कि हाँ भाई ये ऑफिशियल गैजेट में झूठ नहीं है, ये ओके बात है। ठीक है, जैसे हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ऑफिशियल गैजेट्स की बहुत सारी पीडीएफ भरी पड़ी है इंटरनेट पे। ठीक है, तो मैं तो भाई सारी पीडीएफ जो ऑफिशियल गैजेट्स की होती है, मैं तो indiacode.com है, जो कि सरकार की एक साइट है जिस पर हमें हमारे भारतवर्ष के सारे कानून मिल जाते हैं, मैं तो उससे डाउनलोड करता हूँ और पढ़ता हूँ। अब मैं उससे इंडिया कोड से एक कॉपी को डाउनलोड करके कोर्ट में दे दूंगा, जो कि ऑफिशियल गैजेट पर प्रिंटेड, मतलब ऑब्वियसली वो प्रिंटेड तो A4 साइज पेपर या फिर लीगल पेपर पे होगी, जो मैं अपने प्रिंटर से करूँगा, लेकिन जो सब्सटेंस उस पर प्रिंट होगी वो तो ऑफिशियल गैजेट की होगी ना। तो मैं अगर उस दस्तावेज को कोई कोर्ट में देता हूँ और कुछ सेक्शन कोर्ट को पढ़वाता हूँ या उनको देता हूँ कि रेफर करिए ये वाला सेक्शन, ये वाला प्रावधान, तो वो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रखेंगे और उस डॉक्यूमेंट को मान लेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अस्तित्व में है और ये ओके डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे शैल प्रिज्यूम को। ठीक है, शैल प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेंगे और लास्ट में जो प्रॉपर कस्टडी वर्ड है, एक अच्छी हिरासत, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 81 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मेन एलिमेंट, मेन बॉडी। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 93, तो बताया हुआ है इस प्रावधान, सेक्शन 81 के प्रावधान के तहत और सेक्शन 93 के प्रावधान के तहत। आप क्या समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं तो माने जाते हैं कि वो सेफ कस्टडी में है, मतलब अच्छी हिरासत में है, वो प्रॉपर कस्टडी में है। इफ़ दे आर इन द प्लेस इन विच, अगर कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक ऐसी जगह पर है, इन विच एंड लुक्ड आफ्टर बाय द पर्सन विद होम सच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, और वो एक ऐसी जगह पर है और वो एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि कानून बोलता है कि उस व्यक्ति के पास ये दस्तावेज होने चाहिए थे, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और उसकी कस्टडी में ये होने चाहिए, और वो ही इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की देखभाल करेगा। तो अब उस व्यक्ति के पास थे, उसकी प्रॉपर कस्टडी में, तो उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा। अब देखिए, बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज प्रूव्ड दैट टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन। तो कोई भी कस्टडी एक दस्तावेज की, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की इम्प्रॉपर, गलत नहीं है, अमान्य नहीं है, कि अगर यह दिखाया जाता है कि इस कस्टडी का एक लेजिटिमेट ओरिजिन था, मतलब इसका एक जायज़ ओरिजिन था, ये जो ओरिजिन था, ये जो कस्टडी थी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, एक ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रखी थी कि जिसको कानून ने बता रहा कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप अपने पास रखोगे, अपने देख रेख में रखोगे, उसके ऊपर आप लुक्ड करोगे। ठीक है, और कानून ये बताता था। लेकिन अब वह जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है एक ऐसी कस्टडी में नहीं था, मतलब जिसको कानून कहता है कि उसकी कस्टडी में, उस व्यक्ति की कस्टडी में होना चाहिए था, पर अब वो कैसी कस्टडी में है, पर वो एक जायज़ कस्टडी में है, मतलब लेजिटिमेट कस्टडी में है, उसका एक लेजिटिमेट ओरिजिन है, मतलब जहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उठ करके आ रहा है वो हम उस पर आंख मीच कर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि भाई इसका लेजिटिमेट ओरिजिन था, मतलब ये SBI बैंक के लॉकर में हमेशा ये कागजात रखा रहा, और आज तक आप ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, SBI का जो लॉकर ब्रांच को ऑपरेट करते तो उसमें एंट्री होती है रजिस्टर में, आप ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रजिस्टर में जब से ये डॉक्यूमेंट रखा गया है, जब से लेके अब तक कोई भी इसमें कोई भी एंट्री एग्जिट की एंट्री नहीं हुई है। अब आज ही हम निकाल के ले गए हैं और कोर्ट में हमने जमा कर दिया है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम की प्रिज्यूम रेज कर देगा कि एक दस्तावेज जो कि कानून की नज़रों में, जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो कानून की नज़रों में एक ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए था कि वो क्या कर सकता था, वो क्या कर सकता था, वो कानून की नज़रों में, मतलब कानून उसको बोलता कि आप इस दस्तावेज को रखोगे संभाल कर और आप इसकी देखभाल करोगे, वो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो अब सीधा सीधा क्या होता है, एक व्यक्ति के पास ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन
वो साबित कर देता कि इस दस्तावेज का लेजिटिमेट ओरिजिन है, मतलब इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो यह भी साबित कर दिया ना, तो कोर्ट देखिए क्या करेगा, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर दैट ओरिजिन प्रोबेबल। और जो लेजिटिमेट ओरिजिन है उसके सर्कमस्टांसेस, उस केस के हालात ऐसे हैं कि प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि हाँ जो ये लेजिटिमेट ओरिजिन है ये भरोसेमंद था, और बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी अगर हो रही है तो ही उसको शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट रख लेगा, और उस डॉक्यूमेंट को, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन के तहत प्रूव्ड मान लेगा। ठीक है, साबित हुआ या मान लेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 81 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको हिंदी में अच्छी तरह से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रिजम्पशंस देनी पड़ेगी, मतलब यकीन देना पड़ेगा कोर्ट को, किस पर, एज टू मैप्स, कोई नक्शे हैं, और प्लान्स, या फिर कोई चित्र है, कोई प्लान्स है, जैसे हमारे मॉल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, लिफ्ट वगैरह में प्लान्स, लेआउट, जो लेआउट प्लान्स है वगैरह, जो नक्शे वगैरह हैं, जो एक आर्किटेक्चर प्लान है, वो टंगे रहते हैं कि भाई इन केस ऑफ फायर आप कहाँ से निकल कर भागेंगे। तो भैया तो नक्शा लगा लीजिए। नक्शा आप कौन सा लगा लीजिए, कोई गांव की, कोई रेवेन्यू एस्टेट है, कोई जैसे मान के चलिए हमारा गांव कादीपुर है गुड़गांव में, तो कादीपुर की कोई रेवेन्यू एस्टेट है, वही हर गांव की रेवेन्यू एस्टेट होती है जिसमें उस गांव के लोगों की ज़मीन होती है, या बाहर के लोगों की ज़मीन, बाहर के लोगों ने उस गाँव के व्यक्ति की ज़मीन खरीद के वो मालिक बने पड़े हैं। तो रेवेन्यू एस्टेट तो इंडिया के हर गाँव में है, बोले हर गाँव के हर व्यक्ति के पास ज़मीन तो है भाई, जिसके पास अब नहीं, उसने बेच खाई होगी, लेकिन पहले तो उसके पास होगी। तब जो उसकी ज़मीन का भाई सारा रिकॉर्ड रखा जाता है एक पटवारी की बुक में, जिसको बोलते हैं हम सिजरा बुक। उसमें हर एक व्यक्ति की लैंड का क्या चित्रकारी है, तो उसको हम मैप्स ही बोल सकते हैं। और जो प्लान्स है, ये पूरे गांव में कितनी ज़मीन है उसका पूरा प्लान लेआउट है कि भाई इस गांव की रेवेन्यू एस्टेट में इतनी ज़मीन है। ठीक है, तो कोर्ट कह रहा है उसको, अगर कोई वो जो मैप्स और प्लान्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कोर्ट उसको कैसी प्रिजम्पशन देगा, उनको एज प्रूव्ड मान लेगा या नॉट प्रूव्ड मानेगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 में। ठीक है, इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 82 की बॉडी, जो कि बताता है The court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of the central government or any state government were so made. Court shall presume मतलब कोर्ट मैंडेटरी मानकर ही चलेगा क्या, कि जो मैप्स है और जो प्लान्स है जो कि अथॉरिटी में बने थे केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की, और किसी भी राज्य सरकार, हमारे भारतवर्ष में 28 राज्य है, तो 28 राज्य के राज्यों में राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो यही कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी राज्य की स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में वो मैप और प्लान बने थे, तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम मतलब यकीनन मानकर ही चलेगी कि वो क्या हुए थे, वो मैप्स और प्लान्स वर सो मेड, कि हाँ अथॉरिटी में ही बनाए गए थे। और किसकी अथॉरिटी में बनाए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में। अब देखिए एंड आर एक्यूरेट, तो ये बनाए भी गए थे, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ये मैप्स और प्लान्स बने तो थे ही, पर ये एक्यूरेट भी है, मतलब ये पूर्ण तरीके से ओके हैं, सच्चे हैं। आप देखिए, बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पसेज ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट। पर अब जो मैप्स और प्लान्स हैं, जो नक्शे हैं और जो मैप्स और प्लान्स हैं, वो किसी कॉज के लिए बनवाए गए हैं, तो उनको तो साबित करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हर एक गांव की रेवेन्यू एस्टेट होती है, और हर एक गांव की रेवेन्यू एस्टेट में एक पटवारी होता है, ठीक है, और पटवारी के ऊपर गिरदावल होता है, जो कि बहुत सारे गाँव का एक गिरदावल होता है, और हर एक गाँव का एक पटवारी तो होता ही होता है। तो क्या होता है, जो कि पटवारी होता है वो पूर्ण तरीके से जो गांव के लैंड्स की चित्रकारी है उसको अपनी सिजरा बुक में, सिजरा रजिस्टर में मेंटेन करे हुए रखता है। ठीक है, ताकि भाई कोई भी व्यक्ति आए, उसको नकल की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको तुरंत बना के दे दूँ कि भाई तेरी लैंड की नॉर्थ दिशा इस साइड है, साउथ दिशा इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड है। तो इसी के लिए सिजरा एक्स बनाया जाता है पटवारी द्वारा। अब मेरे जैसा एक व्यक्ति गया पटवारी भवन में अपने लैंड का सिजरा एक्स लेने की, भाई मेरे मोहित डागर पुत्र सुदर्शन डागर, ठीक है, गाँव कादीपुर के जितने भी लैंड है मेरे नाम पर, उसके सारे के सारे की चित्रकारी बना कर दे दे, मेरे को एक्स सिजरा दे दे। तो पटवारी भाई जो नॉमिनल सब चार्जेस होता है, बट ड्रॉइंग बनाता है तो 200 रुपये चार्जेस होते हैं जेन्युइन वाले,
अब ऊपर रिश्वत तो वो कितनी भी मांग सकते हैं उसके पटवारी के चेले, ठीक है। तो अब वो 200 रुपये देकर भाई आपकी सारी चित्रकारी बना देगा। पर ये चित्रकारी, जो चित्रकारी आप बनवाकर कोर्ट में अब लेके जाओगे ना, उसको एज प्रूव्ड मतलब शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन उस पर नहीं दी जाएगी, उसको तो आपको साबित करना पड़ेगा। और आप कैसे साबित करोगे? मैं कैसे साबित करूँगा? आप कोर्ट में मैंने वो जो मैं एक एक्स चीज़ पर चित्रकारी अपने खेतों की बनवा के ले गया था, मैंने वो कोर्ट में दी, सर देखिए मेरा खेत तो भाई कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, मेरा सिविल केस, तो मैंने वो खेत की चित्रकारी कोर्ट को दे दी। कब कोर्ट कह रहा है ना 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 मैं शैल प्रिज्यूम नहीं लगाता इस पर। क्यों नहीं लगाता? बिकॉज ऑफ सेक्शन 82 लेटर पार्ट, ठीक है, सॉरी बिकॉज ऑफ सेक्शन 82 लेटर पार्ट जो कि बताता है बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कोज। अब ये मैंने किसी कोज के लिए ये मैप और प्लान बनवाए थे ना पटवारी के चेले से, कि मैं क्या करूँगा, मेरा कोई सिविल केस चल रहा है, मैं अपने जो ज़मीन का नक्शा है उससे कुछ चीज़ साबित करूँगा। तो अब वो कोज के लिए हो गए, ठीक है, तो उसको तो साबित करना ही पड़ेगा। और साबित मैं कैसे करूँगा? उस पटवारी को बुला लूँगा, हाँ भाई आ जाइए आप बताइए कोर्ट में कि मैंने भाई सरकारी फीस भरी थी और आपने अपने हाथों से ये चित्रकारी जो मेरे ज़मीन का नक्शा ये बना कर दिया था और मोहर लगाई थी आपने, तो उसको क्या होगा? तो वो क्या होगा? फिर वो साबित हो जाएगा। अगर कि मेरे को डायरेक्ट मैं चित्रकारी नहीं लेके जाता कोर्ट में, मैं डायरेक्ट सम्मन करवा देता हूँ पटवारी को कि अपनी बुक उठा लियो भाई, जो तेरी एक्सीजरा की बुक है ना, जो तू रेवेन्यू एस्टेट गांव के चित्र उसमें रखता है, उसको ले आइयो कोर्ट में और गवाही दे दियो। तो उस पर कोर्ट बिना भी कोई इफर्ट करे शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगी और उसको मानकर ही चलेगी कि ये मैप्स और प्लान्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में बने हुए हैं, तो ये जेन्युइन है। और जेन्युइन के साथ साथ ये वर्सो मेड, ये बने ही थे और ये एक्यूरेट भी है, मतलब ये 1 नंबर के एक्यूरेसी है इनके अंदर, मतलब कोई भी इसमें खामियां नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 80 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे शैल प्रिज्यूम, ठीक है, पर हम इसमें बट में भी गोला लगा लेंगे, ठीक है, बट हम इसमें बट में भी जो बट लिखा हुआ है उसमें भी गोला लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो बट है उसमें भी गोला लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया है सेक्शन, कौन सा हुआ है हमारा? सेक्शन 82 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। तो कोर्ट प्रिजम्पशंस मान के चलेगा। क्या प्रिजम्पशंस मान के चलेगा? एज टू कलेक्शंस ऑफ लॉज, की भाई कोई कानूनों का कलेक्शन है, ठीक है, किसी लाइब्रेरी में, जो कि कोर्ट की लाइब्रेरी हो सकती है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी, ऑनरेबल लाइब्रेरीज हो सकती है, तो उनमें कोई कलेक्शंस है जो कि कानून लेट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, तो वो उसकी प्रिजम्पशंस कोर्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मानकर चलेगा। देखिए, एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, या फिर किसी निर्णय की रिपोर्ट्स बनाई हुई है, कोई समरी बनाई हुई है, तो उसको भी प्रिजम्पशंस रेज कर लेगा कोर्ट। अब देखिए सेक्शन 83 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ जो कि बताती है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट यकीनन मानकर ही चलेगा, मैंडेटरी क्या? द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक, की जेन्युइन है, कि 1 नंबर की सच्ची है, क्या? एवरी बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, हर एक वो किताब जो कि प्रिंट की गई थी और पब्लिश या फिर छपवाई गई थी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, और किसकी अथॉरिटी के अंदर एक बुक या फिर एक रिपोर्ट, एक बुक प्रिंटेड या पब्लिश की गई थी किसी कंट्री की, किसी देश की अथॉरिटी के अंदर, मतलब उस देश की अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सीधा उस बुक की प्रिंटिंग या पब्लिकेशंस पर नज़र थी। अब देखिए, एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉज ऑफ दैट कंट्री, और उस बुक में जो प्रिंट और पब्लिश हुई थी एक अथॉरिटी जो कि उसी कंट्री की अथॉरिटी के अंतर्गत, तो उसमें एक कंट्री का कोई कानून लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी अब देखिए क्या करेगी, एंड ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री, और उन हर बुक्स को भी, उन हर किताबों को भी कोर्ट मानकर चलेगी कि हर एक किताबों में जो रिपोर्ट्स है, जो डिसीजंस की, जो निर्णयों की रिपोर्ट्स है उस कंट्री की अदालतों की, तो उसको भी शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट देकर ही चलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 83 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका इंडेक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो रिपोर्ट्स और जो लॉ हैं वो इंडिया का कोई कोर्ट, अगर कोई आदमी, कोई वकील बाहर के कोई निर्णय या रिपोर्ट ला करके देता है, ठीक है, तो उसको शैल प्रिज्यूम मान लेगी, हाँ ये अगर अथॉरिटी से छपी है उस कंट्री की, तो ये ओके है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो ये है सेक्शन 83 ऑफ दी
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसमें हम जो हम अदर कंट्री, जो हम सच कंट्री, ठीक है, जो हम सच कंट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री पढ़ते हैं कि भाई सारे विदेशी देश और सारे विदेशी देश या फिर कोई एक कंट्री जिसकी वो रिपोर्ट है उसको हम जेन्युइन मान के चलेंगे, शैल प्रिज्यूम की प्रिज्यूम दे के चलेंगे। तो इसमें इंडिया जो कंट्री है उसका कोई कानून है और जो उसका कोई रिपोर्ट जो प्रिंट या पब्लिश होती है वो इम्प्लाइड है, ठीक है। तो हम सेक्शन 83 के साइड में लिख सकते हैं कंट्री इंडिया इज इम्प्लाइड हेयर, ठीक है, कि भाई सारी कंट्रियों को लेजिस्लेचर ने मेंशन कर रखा है कि एनी कंट्री में, तो भाई हमारा भारतवर्ष भी आता तो हमने साइड में अलग से लिख लिया कि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि भारतवर्ष इस सेक्शन 83 में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 83 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अब कोर्ट प्रिजम्पशन लगा लेगा और कौन सी प्रिजम्पशन लगाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, पर 83 में भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट लगा करके चलता है, ठीक है। शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन कोर्ट लगा करके यहाँ चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते सेक्शन 84 की बॉडी जो कि बताती है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट यकीनन मानकर ही चलेगा, क्या मानकर चलेगा, सॉरी, डैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी, कि हर एक दस्तावेज जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई पड़ता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, अब भाई मैं वकील हूँ, मोहित एडवोकेट हूँ, मैं वकील साहब हूँ, अब मैं किसी व्यक्ति का केस लड़ता हूँ तो मैं उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी एक वकालतनामा साइन करवा लेता हूँ, उसको वकालतनामे भी कई वकील बोलते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, कि भाई जो जिस व्यक्ति के फेवर में मैं केस लड़ने वाला हूँ, मैं उसका केस लिया है मैंने, तो मैं उसके केस में उसके बिहाफ पर लड़ूंगा। मतलब वो व्यक्ति तो अब बोलेगा नहीं कोर्ट में, क्योंकि उसने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, मेरे को बोलने का हक दे दिया कोर्ट में उसके बिहाफ पर, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। अब सेक्शन 84 की बॉडी दोबारा से पढ़ता हूँ, देखिए, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू अ पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि हर एक दस्तावेज जो कि दिखाई पड़ता है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। अब देखिए, एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी पब्लिक, या फिर एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एग्जीक्यूटेड, वो मतलब बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय, या तो वो बिफोर मतलब समक्ष, किसके समक्ष बनाया गया है, वो ऑथेंटिक मतलब एग्जीक्यूटेड हुआ है नोटरी पब्लिक, जो कि नोटरी वाले वकील होते हैं उनके सामने, और यानी कोर्ट या फिर कोई कोर्ट के सामने, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, जज किसी जज के सामने, ठीक है, मतलब सिविल जज सीनियर जज ये वाले, ठीक है, मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। अब देखिए, मैजिस्ट्रेट किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने यह पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटिव की गई। अब देखिए, इंडियन कौंसुल या फिर किसी इंडियन कौंसुल के समक्ष बिफोर या फिर उसके द्वारा ये एग्जीक्यूटेड ऑथेंटिकेटेड की गई है। बिफोर मतलब उसके समक्ष ये एग्जीक्यूट हुई है, और ऑथेंटिकेटेड बाय का मतलब कि उनके सामने एक व्यक्ति ने यह एग्जीक्यूट किया। अब देखिए, और वाइस कौंसुल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई प्रतिनिधि है केंद्र सरकार का, वो सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड, की ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है एक ऐसे केंद्र सरकार के अधिकारी, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, उसके सामने एग्जीक्यूटेड मतलब बनाई गई थी और साइन किया गया था, एंड ऑथेंटिकेटेड, और इन केंद्र सरकार के एक व्यक्ति ने, प्रतिनिधि ने इसको ऑथेंटिकेट किया था, मतलब हाँ, इसको मेरे सामने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट किया गया, वो हाँ ही भरता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 84 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है कि प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी कहाँ लगती है, सेक्शन 84 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लगती है, ठीक है। तो हम इसमें अंडरलाइन कर लेंगे कि क्या, शैल प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, और पावर ऑफ अटॉर्नी को अंडरलाइन कर लेंगे, और जो इसमें बिफोर है उसका मतलब, बिफोर का मतलब पहले नहीं है, इसका मतलब है समक्ष, इसका मतलब है समक्ष, ठीक है, इसका मतलब है समक्ष मतलब सामने, बिफोर का मतलब समक्ष की प्रस्तुत करता हूँ मैं आपके सामने। अब हम लिखते हैं ना जैसे एप्लीकेशन, जैसे आप तो लिखते हो कि टू द मैनेजर ऑफ दैट बैंक, हम लिखते हैं बिफोर दी
कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है, बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये होती है एक प्रेजेंट करने की, एक प्रेजेंटेशन का तरीका। तो वही कहता है किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक व्यक्ति को दे रखी है, और वो मान के चलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि अब मैं वकील हूँ, मैं केस लेता हूँ, अब मैं जब केस लेता हूँ तो एक वकालतनामा अपने क्लाइंट से साइन करवा लेता हूँ, और उनसे कई वकील उसको वकालतनामा बोलते हैं, कई वकील उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। तो भाई मैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक होती है स्पेशल पावर, एक होती है SPA, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो अलग ही चीज़ होती है। पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी समझिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं वकील हूँ, मैं अगर एक पार्टी मेरे पास आई है केस लेकर, तो मैं उसका सिविल केस लड़ूंगा या फिर क्रिमिनल केस लड़ूंगा। अब मैं उससे एक वकालतनामा साइन करवा लेता हूँ, तो उस वकालतनामे में क्या होता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि एक व्यक्ति ने मेरे को पूरा चार्ज सौंप दिया केस का कि आप वकील साहब अब आप हमारा केस लड़िए और हमें जितवाइए, ठीक है, या हरवाइए, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब। और अब पावर ऑफ अटॉर्नी किसके सामने या तो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, या तो नोटरी पब्लिक के सामने, या फिर किसी कोर्ट के सामने, या जज के सामने, या मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर इंडियन कॉन्सूल के सामने, या फिर वाइस कॉन्सूल के सामने, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उसके सामने, या फिर ऑथेंटिकेटेड, मतलब कौन आपको ऑथेंटिकेट करके दे देगा, कोर्ट में आके बता देगा कि हाँ भाई मेरे सामने हुआ था। कोर्ट में तो नहीं आएंगे, वो अपना साइन कर देंगे ऑथेंटिकेट, हाँ मेरे सामने ये एग्जीक्यूट हुआ था। तो कौन कौन, यही नोटरी पब्लिक, एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन कॉन्सूल, वाइस कॉन्सूल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मान के चलेगी कोर्ट शैल प्रिज्यूम की एक प्रिजम्पशन रेज कर देगी कि हाँ यकीनन मान कर ही चलेगी कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी ओके है, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है क्या बताता है, एक सेकंड रुकिए, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। अब जो कोर्ट प्रिजम्पशन लगा करके चलेगा, यकीन लगा करके चलेगा, और किस पर, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक करारनामे हैं तो उनकी क्या प्रिजम्पशन होगी। अब देखिए पढ़ते हैं हम बॉडी, सेक्शन 85 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट अदालत प्रिज्यूम कर लेगी और यकीनन मानकर चलेगी, क्या मैंडेटरी, क्या डेट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि हर एक वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हर एक परपोर्टिंग टू बी एन एग्रीमेंट, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, एक करारनामा है, एग्रीमेंट। अब देखिए कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो कि एक एग्रीमेंट दिखता हुआ प्रतीत लग रहा है, तो उसमें क्या है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में और उस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट में एक डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, किसका है, और ऑफ द पार्टी वो सो कंक्लूडेड बाय अफेक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टी। एक उस पार्टी का है जिसने कंक्लूड कर दिया था वो एग्रीमेंट, मतलब करारनामा में वो आ गया था। मतलब मान के चलिए, एक एग्जांपल दूंगा बाद में, मतलब एक पार्टी का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर है एक करारनामे के ऊपर, वो करारनामा भी क्या है, डिजिटल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सॉरी वो करारनामा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो अब वो परपोर्ट क्या हुआ, वो बन गया अब एग्रीमेंट, और वो बन गया अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। अब उस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के ऊपर एक व्यक्ति के, जो कि एक केस की पार्टी है, उसके साइन है, उसके हस्ताक्षर हैं, और उसके हस्ताक्षर कैसे हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से है। तो अब देखिए ऑफ द पार्टीज वो सो कंक्लूडेड बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज, की ये करारनामे में पार्टीज आए थे जैसे ही उन्होंने अपने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस एग्रीमेंट पर अपने फॉरवर्ड करके चिपकाए ना, फिक्स कर दिए, चस्पा कर दिए, तो तभी मान लिया जाएगा शैल प्रिज्म की प्रिजम्पशन कि ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट में उसी पार्टी के हैं। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, शैल प्रिज्म की प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि हाँ इसी पार्टी के ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर है जिसके कि ये होने चाहिए थे, और ये जिसमें ये कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट में, कंक्लूडेड एग्रीमेंट में आए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 85 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं मोहित, मैं गुड़गांव में साइबर सिटी गुड़गांव में बैठा हूँ हरियाणा में, ठीक है। अब मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ, एक करारनामा करता हूँ एक व्यक्ति जो कि लंदन में बैठा है। अब हमारी कोई डील हो जाती है, वो मेरे को भाई हायर करना चाहता है कि आप हमारे लंदन के बच्चों को इंटरप्रिटेशन या फिर हिंदी की लैंग्वेज आप सिखाइए, ठीक है, मतलब शुद्ध हिंदी बोलना आप सिखाइए।
तो अब हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। तो भाई मैं लंदन जाके या वो इंडिया वो लंदन का वो व्यक्ति इंडिया आके तो ये हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि मैं वन टाइम लंदन चला जाऊँ और वहीं सेटल होके पढ़ाने लग जाऊँ। तो क्या होता है हमारे बीच में भाई एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो एग्रीमेंट वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट होगा। मतलब मेरे बीच में मोहित एडवोकेट के बीच में और एक वो व्यक्ति जो कि लंदन में बैठा है, वो मेरे को हायर करना चाहता है अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो हमारे बीच में एक करारनामा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करारनामा होता है, जिसमें वो व्यक्ति अपने टर्म्स बताता है, मैं उन टर्म्स को भाई या तो एक्सेप्ट करता हूँ या उन टर्म्स में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा भेजता हूँ, फिर वो उनको दोबारा मेरे पास भेजता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट की और उसके पास कम्युनिकेशन पहुँची तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो यही कह रहा है कि अब उस एग्रीमेंट को बनने के लिए भाई उस व्यक्ति को भी अपना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स करके भेजना पड़ेगा उस एग्रीमेंट पर, और मैं यहाँ से एक्सेप्टेंस दूंगा तो मेरे को भी अपना इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर भेजना पड़ेगा। तो यही कह रहा है। तो कोर्ट उसकी शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन लगा लेगा, ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना है, जो कि आगे चलकर एक एग्रीमेंट बना है, करारनामा बना है, और उस पर एक पार्टी है जो कि उस कंक्लूडेड एग्रीमेंट की पार्टी है, उसके ही हस्ताक्षर हुए पड़े हैं। और हस्ताक्षर भी कौन से वाले, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर। तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन यहाँ हमारा कोर्ट, हमारी अदालत रेज कर लेगी, ठीक है, मान करी चलेगी, मैंडेटरी। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 85 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम इसमें शैल प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, शैल प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेंगे। और हम इसमें एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, बीएन एग्रीमेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, कंक्लूडेड को अंडरलाइन कर लेंगे, अफिक्सिंग को कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर को कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहाँ पर सेक्शन 85 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा का पूरा। अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट प्रावधान जो कि है सेक्शन 86 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। अब कोर्ट क्या प्रिजम्पशन यकीन कर क्या मान के चलेगा कि क्या कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या एक ही व्यक्ति के हैं, सच्चे हैं या असली हैं। तो अब देखिए सेक्शन 86 में उसकी प्रिजम्पशन कोर्ट रेज करके चलेगा। देखिए सेक्शन 81 का सब सेक्शन 1, इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग अ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब कोई भी कोर्ट के सामने प्रक्रिया चल रही है जिसमें एक प्रक्रिया में कोई सिक्योर मतलब एक बिल्कुल निश्चिंत, मतलब एक बहुत ही सिक्योर, मतलब बहुत ही सेफ एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसमें। अब देखिए द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम यकीनन मानकर ही चलेगा क्या, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूफ, अगर विपरीत हालात दिखाए जाते हैं तो अब नहीं मानेगा, वरना जनरल रूल क्या है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम। तो क्या मानेगा, डेट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड, कि ये जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसको बदला नहीं गया, इसमें कोई फेरबदल नहीं की गई है, सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना है, ठीक है, टू विच द सिक्योर स्टेटस रिलेट्स, और जिसका ये सिक्योर स्टेटस रिलेट्स करता है, संदर्भ रख रहा है कि एक कोर्ट में एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है और कोर्ट फिर उस पर शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगा, और जब तक कि कोई अनलेस द कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड, कोई अपोजिट कोई विपरीत हालात दिखाए जाते हैं तब तो ही उसको सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मानेगा। लेकिन जनरल रूल क्या है कि जब तक कोई विपरीत हालात नहीं दिखाए गए तो कोर्ट मानकर ही चलेगा कि ये सिक्योर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये 100% अल्टर्ड नहीं किया गया है, मतलब ये बिल्कुल भी इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और जब से ये बना है जब से ही इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, ठीक है। टू विच द सिक्योर स्टेटस रिलेट्स, और जिस समय से ये बना है उस समय से इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यही सिक्योर स्टेटस है, ठीक है, जो आज हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है तब इसका है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 86 का सब सेक्शन 1, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब सेक्शन 86 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है इन एनी प्रोसीडिंग्स, अब कोई भी प्रक्रिया में इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उस प्रक्रिया में क्या शामिल है, एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब एक दस्तखत, एक हस्ताक्षर शामिल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और वो सिक्योर है, मतलब सेफ। अब देखिए द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट यहाँ पर भी मानकर चलेगा, क्या मानकर चलेगा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, डेट, अगर कोई विपरीत हालात दिखाए जाते हैं तब नहीं मानेगा, वरना जनरल रूल क्या है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम मानकर ही चलेगा क्या, कि जो एक प्रोसीडिंग है उसमें इन्वॉल्व एक शामिल है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, की वो क्या है, ए द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज सफिक्स्ड बाय अ सब्सक्राइबर
कि जो ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, कि एक ये सेफ इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, इज अफिक्स्ड बाय सब्सक्राइबर, ये एक सब्सक्राइबर ने अफिक्स किया है, चस्पा किया है, विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग, और क्या उसकी इंटेंशन थी कि उसको हस्ताक्षर करना था, किस चीज़ पर हस्ताक्षर करना था, और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर उसको अप्रूव करना था, सहमति देनी थी, मतलब उसको अप्रूव करना था, ठीक है, क्या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो एक सब्सक्राइबर ने इंटेंशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं एक सिक्योर, मतलब एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अप्रूव करते वक्त, या फिर उसको इंटेंशन के तहत उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक सेफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक सब्सक्राइबर ने अफिक्स किए हैं, चिपकाए हैं, चस्पा किए हैं, और कहाँ पर, विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग, और उसकी जब एक व्यक्ति, सब्सक्राइबर भी एक व्यक्ति होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मालिक होता है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर खरीदा हुआ है ई मुद्रा साइट से, ठीक है, मतलब 2000 रुपये के उसने खर्चे हुए हैं, और उसके पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, मतलब उसको अब कहीं भी वो ऑनलाइन अपने कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा तो साथ में अपने सिग्नेचर भेज देगा, तो उसको अब वैलिड मान ली जाएगी, हाँ भाई ये ओके है, ठीक है। और कोई केस हो जाता है तो उस सिग्नेचर के ऊपर भी डिस्प्यूट हो जाता है कि ये सिग्नेचर तो मेरे नहीं है, किसी और ने भेज दिए। तो अब यही कह रहा है ए, द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अफिक्स्ड बाय सब्सक्राइबर, की जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो कि एक प्रोसीडिंग में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके तहत किसी दस्तावेज पर चिपकाए गए थे, अफिक्स किए गए थे, विद द इंटेंशन, तो सब्सक्राइबर ने ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर सिग्नेचर किस इंटेंशन के साथ, किस मानसिकता के साथ, किस इरादन पूर्वक ये अफिक्स किए थे कि ऑफ साइनिंग, की ये साइन करना चाहता था, किस चीज़ को साइन करना चाहता था, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर ये मंजूरी देना चाहता है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तब ये साइन किए गए थे और ये अफिक्स किए गए थे एक सब्सक्राइबर द्वारा, ठीक है, यह याद रखना। अब बी, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक्सेप्शन क्या है कि भाई कोई केसेस हैं जिसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है तो उसको तो एक्सेप्शन रखना, बाकी आगे पढ़ो। और अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या फिर एक्सेप्शन है एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला केस और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला केस, ये तो एक्सेप्शन है, इनको तो सेल्फ प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन मानेंगे। आगे पढ़िए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल क्रिएट एनी प्रिजम्पशन, तो कुछ भी इस प्रावधान का क्रिएट नहीं करेगा क्या, कोई भी प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो किसी की भी ऑथेंटिसिटी के बारे में यह प्रावधान सेक्शन 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान ऑथेंटिसिटी और इसकी इंटीग्रिटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की क्या प्रिज्यूम कर नहीं चलेगा। तो ओनली प्रिज्यूम क्या करेगा कि प्रिज्यूम ओनली कोर्ट क्या करेगा, ओनली प्रिज्यूम कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन एक कोर्ट के पास किस चीज़ की आएगी, ओनली क्या रेज करेगा कि एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उस सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे एक सब्सक्राइबर ने अपनी इंटेंशन पूर्वक हस्ताक्षर किए हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अप्रूव किया है, ठीक है, तभी उसकी प्रिजम्पशन शैल रेज होगी, वरना और इसके अलावा कोई और अन्य केस है जिसमें कुछ और सरकमस्टांसेस साबित करने हैं, उस केस में शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है वो मार्क करवा लेता हूँ, जैसे इसमें आप शैल प्रिज्यूम मार्क करके चलिए, या फिर इसमें आप जो सब्सक्राइबर है अफिक्सिंग इसको मार्क करके चलिए, तो यही सफिशेंट है, यही इसमें सफिशेंट है, ठीक है। और आप एक्सेप्शन में जो क्लोज बी में इसको मार्क करके चलिए, और जो नथिंग के बाद वाला सिस्टम है, नथिंग इन दिस सेक्शन, ये तो फिर क्या है, ये नथिंग के बाद जो है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल क्रिएट एनी प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसको अब कोई भी नहीं मान के चलेगा, मतलब जो कि अभी मैंने समझाया वो इसका मतलब है, ठीक है। तो इसी के तहत आज की हमारी लेक्चर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा होता है, जिसमें आज हमने पढ़े सेक्शन 78 टू सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने अच्छे से पढ़े। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 आज हमने अपने 9 सेक्शंस 9 प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। पर अब हमारे प्रिजम्पशंस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे प्रिजम्पशंस के पार्ट के 7 प्रावधान बच गए हैं, तो हम इन्हें कल वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो हम कल वाली प्रावधान की जो वीडियो होगी, कल वाली जो लेक्चर बनाऊंगा तो मैं वो प्रिजम्पशंस के ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि प्रिजम्पशंस भाई 2 क्लासेस में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। तो आज वाले में मैंने अपना फुल मैक्सिमम ट्राई करके 78 टू सेक्शन
86 आपको समझा दिए हैं और कल वाले लेक्चर में मैं आपको सेक्शन 87 टू सेक्शन 93 समझा दूंगा। और फिर आगे हम परसों वाले लेक्चर से अपना जो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेक्शन 94 के पास वाले प्रावधान है। तो आज की मोटी मोटी बात इतनी सी है कि आज हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 78 टू सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अब हम कल मिलेंगे, ठीक है, तो अब कल मिलेंगे, ठीक है, मतलब कल नहीं तो अब हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।